चलिए हम अपना यहाँ से शुरू करते हैं। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर के श्रेणियों द्वारा विशाल सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहाँ से किस प्रकार प्रश्न आएगा मैं बता देता हूँ आपको। रुक जाइए, देखिए यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है, तो आप कहेंगे मंदसौर अभिलेख से मिलती है। ठीक है, उनके द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया, इनका भी उल्लेख मंदसौर अभिलेख से मिलता है, नोट कर लीजिएगा। मंदसौर अभिलेख के बारे में पहले अध्याय में मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, यही किताब है पॉकेट जीके बाय खान सर। सभी व्यापारिक मार्ग उज्जैन में आकर मिलते थे। जितने व्यापारिक मार्ग थे, जिस मार्ग से व्यापार होता था, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था, वो सब उज्जैन में जाके मिलते थे। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। कि गुप्त काल में जो वस्त्र उद्योग था वो क्या था, अधिकतम महत्वपूर्ण था। गुप्त काल में आय व लेखन कार्य करने वाले को क्या कहा जाता था, कायस्थ कहा जाता था। ठीक है, गुप्त काल में जो आय व्यय का कार्य करते थे, लेखन का कार्य करते थे, उनको क्या कहा जाता था, तो उनको कायस्थ कहा जाता था। ठीक है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य ने किया। ठीक है, किसने किया, याज्ञवल्क्य ने किया सर्वप्रथम उल्लेख किसका, कि जो लोग आय व्यय लेखन कार्य करते थे उनको कायस्थ कहा जाता था। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इन स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, दिनार कहा जाता है। चांदी के सिक्कों का प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था। ठीक है, चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के चंद्रगुप्त द्वितीय की शकों के विरुद्ध विजय के बाद आरंभ किया गया था। यानी जो चांदी के सिक्के थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शकों के विरुद्ध विजय उन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, इसके बाद आरंभ हो गया था चांदी के सिक्के। गुप्त साम्राज्य को भारतीय सभ्यता, ठीक है, का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग माना जाता है। कौन सी सभ्यता, भारतीय सभ्यता या हिंदुत्व, ठीक है, का स्वर्ण युग माना जाता है, नोट कर लीजिएगा। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। ठीक है, विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग, कौन से जाति के लोग, सवर जाति के लोग, नोट करते हुए चलिए, सब पेपर में प्रश्न आता ही है। अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। ठीक है, प्रथम सती होने का प्रमाण, प्रथम सती होने का प्रमाण यानी साक्ष्य 510 ई के भानुगुप्त के एक एरन अभिलेख से मिलता है। यानी जैसा मैंने पहले अध्याय में पढ़ा था एरन अभिलेख में, कि जो एरन अभिलेख है इसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कौन से अभिलेख में है, ये लिख लीजिए आप लोग कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में है, तो आप लोग कहेंगे एरन अभिलेख में है। ठीक है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए क्या नोट करना है आपको, कि प्रथम सती होने का प्रमाण 510 ई के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। यानी सती होने का पहला प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है, तो आप बोलेंगे एरन अभिलेख में। ठीक है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो आप कहेंगे गणिका कहा जाता था। ठीक है, नोट कर लीजिए। वृद्ध वेश्याओं को कुटटनी कहा जाता था। ठीक है, नोट करते हुए चलिए। गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म वैष्णव धर्म था। ठीक, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, नोट कर लीजिए कि गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म क्या था, वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म
को राजधर्म बनाया तथा गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह भी गरुड़ था। ठीक है, ये नोट कीजिए कि गुप्त वंश का राजधर्म क्या था, वैष्णव धर्म। ठीक, और राजकीय चिन्ह क्या था, गरुड़ था। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज का स्थापना की। किस शासक ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की, विष्णु ध्वज की स्थापना की? तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वैष्णव धर्म का प्रधान अंग क्या था? आपसे पूछ दिया जाए कि वैष्णव धर्म का प्रधान अंग क्या है? अवतारवाद। ठीक है, गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। यानी यहाँ बताया गया है कि गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ठीक है, दशावतार मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जिसमें सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग किया गया। ठीक है, जिसमें सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग किया गया। गुप्तकालीन मंदिर पार्वती मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर पार्वती मंदिर कहाँ है? नचना कुठार मध्य प्रदेश में। ठीक है, शिव मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ईंटों द्वारा निर्मित दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये सब स्थान के नाम है कि कौन सा मंदिर कहाँ है, कहाँ स्थित है, नोट कर लीजिए। एवं लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, नोट करते हुए चलिए। रूप भीति चित्रकारी, कौन सी चित्रकारी? रूप भीति चित्रकारी। ठीक है, जिसे फ्रेस्को पेंटिंग, जिसे क्या कहा जाता है? फ्रेस्को पेंटिंग अंग्रेजी में, का प्रयोग सर्वप्रथम अजंता एलोरा की गुफाओं में किया गया। सर्वप्रथम अजंता एलोरा की गुफाओं में किस चित्रकारी का प्रयोग किया गया? तो आप बताएंगे रूप भीति चित्रकारी, जिसे अंग्रेजी में फ्रेस्को पेंटिंग कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक नीले रंग का प्रयोग किया गया। अजंता एवं एलोरा में प्रतिपादित दृश्य जातक कथाओं से बनाए गए हैं। यानी कि जो अजंता की गुफाओं में जो कलर का यानी रंग का प्रयोग हुआ है, वो सर्वाधिक नीले रंग का प्रयोग हुआ है चित्र बनाने के लिए। अजंता एवं एलोरा में प्रतिपादित दृश्य जातक कथाओं से बनाए गए हैं। जितने भी चित्र हैं वो कौन सी कथाओं से बनाए गए हैं? जातक कथाओं से। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। ठीक है, इनकी संख्या 29 है। कितनी संख्या है? 29। नोट कर लीजिए, अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। इनकी संख्या 29, जो वर्तमान में केवल 6 ही शेष है। ठीक है, जिसमें गुफा संख्या 16, 17, 19 गुप्तकालीन है। ठीक है, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, इनकी संख्या 29 है। वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं। कितने हैं? 6 ही शेष है, जिसमें गुफा संख्या कौन से हैं? 17, 16, 19 गुप्तकालीन है। ठीक है, जिसमें गुफा 16 में मरना शनन राजकुमारी का चित्र है। ठीक है, जैसा मैंने पहले अध्याय में पढ़ाया था कि अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरशनना, ठीक है, मरना शनन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वतता सार्वकालिक है। यानी उनका चित्र मिलता है। किनका चित्र मिलता है? मरना शनन राजकुमारी का चित्र वहां मिलता है। कौन सी गुफा में? तो आप बताएंगे गुफा नंबर 16 में। गुफा संख्या 17 के चित्र को क्या कहा गया है? तो आप बताएंगे कि गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इसमें बुद्ध के जन्म जीवन, ठीक है, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिवारण की घटनाओं से संबंधित चित्र बनाए गए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये पूरा लाइन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि जिसमें गुफा 16 में, ठीक है, किसका चित्र प्राप्त होता है? राजकुमारी मरना शनन का। ठीक है, और
गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। ठीक है, नोट करते हुए चलिए सब। गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो यह पुस्तक है और उनके कौन विद्वान थे? आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्टीय सूर्य सिद्धांत। ठीक है, हस्ती आयुर्वेद। ठीक है, उनके विद्वान। चलिए, अष्टांग हृदय वाघभट्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, विद्वान, पुस्तक। ठीक है, चलिए नामों को नोट कर लीजिए और उनकी पुस्तकों सिद्धांतों का नाम नोट कर लीजिए। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में हुई। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए किसके काल में नवनीतकम की रचना हुई, तो आप बोलेंगे गुप्त काल। ठीक है, तथा इसमें सूत्र, नुस्खे और उपचार विधियां दी गई हैं। ठीक है, चलिए नोट में यह बताया गया है, आर्यभट्ट गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। ठीक है, सबसे बड़े गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। पृथ्वी की त्रिज्या का मान बताया तथा गणित व खगोल शास्त्र को अलग किया। ठीक है, अब से पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की त्रिज्या का मान किसने बताया, तो आप बताएंगे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। ठीक है, वराहमिहिर ने फलित ज्योतिष कुंडली पर बल दिया। किन्होंने? वराहमिहिर ने। गुप्तकालीन साहित्य, हम देखते हैं आगे। कला और साहित्य के विषय की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास, चलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको इसमें से लिखना क्या है। कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? क्लासिक युग। कौन सा युग? क्लासिक युग, या अथवा स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है नोट में यहाँ बताया गया है। यहाँ नोट में बताया गया है कि धार्मिक साहित्य रामायण व महाभारत के अंतिम रूप का संपादन भी गुप्त काल में ही हुआ था। ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, पूरा नोट कर लीजिए सेम टू सेम। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये हमारा भाग 3 था, जिसमें हमारा चैप्टर जो कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद एक पैराग्राफ रह जाता है, गुप्तकालीन साहित्य एवं रचनाकार। किस साहित्य के लेखक और रचनाकार कौन है? ठीक है, जब हमारा भाग हम इसमें भाग रहने देते हैं, क्योंकि गुप्त साम्राज्य में भाग 2 और 3, ये तीसरा वीडियो था। ठीक है, इसके बाद जब हम 21वां अध्याय पढ़ेंगे, वाकाटक राजवंश, तो उसमें हम देखेंगे कि गुप्तकालीन साहित्य एवं रचनाकार। मैं फोटो दे दूंगा, इमेज दे दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उनमें से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो हमारा 20वां अध्याय था गुप्त साम्राज्य, ये हमारा खत्म होता है, और 21वें में हम जो देखेंगे गुप्तकालीन साहित्य एवं रचनाकार। ठीक है, और उसी के साथ हम 21वां अध्याय जो टाइटल है वाकाटक राजवंश, और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।